Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya Junwani Bhilai, and today I am going to teach you about inflation. So what is inflation? Actually, inflation is a quantitative measure of the rate at which the average price level of a basket of selected goods and services in an economy increases over some period of time. It is the rise in the general level of prices where a unit of currency effectively buys less than it did in prior periods, and it is also often expressed as a percentage. Inflation thus indicates a decrease in the purchasing power of the nation's currency. इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति जो है ये एक्चुअली क्या है, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसके विकास में, उसके आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो भी पुअर कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर उन कंट्रीज़ में जो प्राइस है, कीमतों का बढ़ना, प्राइस हमेशा रेज होते रहता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति एक्चुअली क्या है, सामान्य जो कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है और मुद्रा की कीमत जो है वो लगातार कम होती है। कहने का मतलब ये है कि जो प्राइस है, जो भी गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं, वो दिन पर दिन, आपने सुना होगा महंगाई बढ़ती जा रही है, सुरसा सी बढ़ती जा रही है, ऐसा बोला जाता है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन जो रुपीज़ है, रुपीज़ का जो वैल्यू है वो कम होते जा रहा है। और इसकी तुलना हम किससे करते हैं, डॉलर से करते हैं। जैसे आज की डेट में, आज 28 अक्टूबर को $1 इज इक्वल टू 74.05 रुपीज़ है। तो यहाँ पर जो रुपए का क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। रुपए का जो स्तर, जो उसका रेट है, वो मूल्य है जो वो गिरता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अभी जो नोट्स हैं, जो नोट है 100 रुपीज़ का नोट है, उसके ऊपर 100 प्रिंट है इसलिए उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, लेकिन क्या उसकी कॉस्ट भी 100 रुपीज़ है? नहीं है ना। तो ये जो रुपए का जो मूल्य है वो गिरता जा रहा है, और जो वस्तुओं का और जो सर्विसेज हैं, सेवाएं जो हैं, उनका मूल्य बढ़ता जा रहा है, और वो इन्फ्लेशन का कारण बनता है। इन्फ्लेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ डिफ्लेशन, मुद्रा विस्फीति, विच ऑकर्स व्हेन प्राइस इंस्टेड डिक्लाइन। मुद्रा विस्फीति क्या होती है? जस्ट इन्फ्लेशन की अपोजिट होती है। मुद्रा विस्फीति, इन्फ्लेशन में क्या होता है, मूल्य, वस्तुओं का, सेवाओं का मूल्य बढ़ता जाता है, और मुद्रा विस्फीति में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कम होता जाता है, जो कि जनरली देखने को नहीं मिलती। हाँ, एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि कुछ समय पहले आप आए दिन या तो टीवी में पढ़ते होंगे, टीवी में न्यूज़ देखते होंगे कि जो सब्जी जो उगाते हैं, जो फार्मर्स, किसान, कई बार क्या होता है कि जो टमाटर हम 40 से 60 रुपये, 80 रुपये में यहाँ पर खरीदते हैं, वो किसान जब अपने खेत से उगाता है और मंडी में ले जाता है तो वो 1 रुपये किलो भी नहीं बिकता। कुछ समय पहले ही हुआ था, महाराष्ट्र में टमाटर, अनार ऐसी सड़कों पर किसानों ने फेंक दिया था। मतलब उसका ये डिफ्लेशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो आइडियली एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रमोट spending to a certain extent instead of saving, thereby nurturing economic growth. Let's see what are the causes of inflation. The main causes of inflation in India have been subjected to considerable debates and discussions. Some reasons, let's see some reasons. First one is high demand and low production. To supply of multiple commodities create a demand supply gap which leads to a hike in price. इसका एग्जाम्पल अभी जो कोरोना काल था, पता नहीं कब लॉकडाउन हो जाए, इसके लिए लोग क्या करते थे, राशन दुकानें भी लिमिटेड समय में, राशन की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये कंपलसरी नीड है हमारे लिए,
तो लिमिटेड समय के लिए खुलती थी, तो वहाँ पर इतनी भीड़ होती थी और लोग डिमांड करते थे, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है जो वो मांग रहे थे वो उस समय नहीं मिल रहा था और उनका रेट जो था बहुत ही हाई हो गया था। सेकेंड इज एक्सेस circulation of money leads to inflation as money loses its purchasing power। जो सरप्लस एक्सेस सर्कुलेशन होता है जब मनी का, तो मनी जो है अपने परचेसिंग पावर खो देती है। विथ पीपल हैविंग मोर मनी दे हैव टेंड टू स्पेंड मोर। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि दिवाली के आगे पीछे जब बोनस मिलता है तो मार्केट में रौनक बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा आता है तो वो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। और विच कॉज इंक्रीज डिमांड, खर्च करते हैं मतलब दिवाली के समय अगर आपको फटाके फोड़ने हैं, फटाका कितना भी महंगा रहे, अगर आपके जेब में पैसा है तो आप उसको परचेस करेंगे ही। A spurt in production price of certain commodities also cause inflation as the price of the final product increase. This is called cost push inflation. Increase in the price of goods and services is also a factor to consider as the involved labor also expect and demand more cost or wages to maintain their cost of living. This spirals to further increase in the price of goods. किसी भी कीमत पर अगर आपके पास पैसा है और आपको जो चीज़ यूज़ करना है, आपके पास अगर आपके जेब में वजन होगा तो आप उस चीज़ को महंगे दाम पर भी आप उसको खरीद लेते हैं। Let's see inflation in India. There are some statistical data. Inflation rate in India was 5.5% as May 2019. As per the Indian Ministry of Statistics and Program Implementation. This represents a modest reduction from the previous annual figure of 9.6% for June 2011. Inflation rates in India are usually quoted as change in the wholesale price index WPI. Wholesale price index WPI for all commodities. The wholesale price index measures the price of the representative basket of wholesale goods. In India, this basket is composed of three groups. First one is primary articles, 2.62% of total weight. Second is fuel and power, 13.15%, and third is manufactured product, 64.23%. Food articles from the primary article group accounts for 15.26% of the total weight. The most important component of the manufactured products, food products 19.12%, groups are chemicals and chemical products 12%, basic metals, alloys and metal products 10.8%, machinery and machine tool 8.9%, textile 7.3%, transport equipment and parts 5.2%. So wholesale price index numbers are measured monthly by the Ministry of Commerce and Industries. Let's see what are the types of inflation in India. Actually जो inflation है इंडिया में वो किस टाइप का है, इसमें एक तो पूर्ण या सही मुद्रास्फीति होती है अथवा अर्धस्फीति होती है, और दूसरा होता है खुली या दबी हुई ओपन और सस्प्रेस्ड इन्फ्लेशन।
ये दो तरह के जो इन्फ्लेशन है ये सबसे पहले काउंट किए जाते हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति में। पूर्ण रोजगार की स्थिति होती ही नहीं है एक्चुअली। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में यदि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं एंड सर्विसेज हैं, इनकी पूर्ति अगर फिक्स रहती है या स्थिर रहती है और उसमें वृद्धि नहीं होती तो उसको पूर्ण स्फीति बोलेंगे। और ये कंडीशन या ट्रू इन्फ्लेशन, ये जो कंडीशन होती है इस स्थिति में यदि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनकी जो डिमांड अगर बढ़ती है तो इनकी जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा और इस कीमत वृद्धि को सही अर्थ में जो हम ट्रू इन्फ्लेशन या पूर्ण स्फीति कहते हैं। और दूसरी वाली है खुली या दबी हुई, ओपन और सस्पेंस्ड इन्फ्लेशन। जब समाज में आय जो है, इनकम है, वो के उपयोग पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, कोई कंट्रोलिंग नहीं लगाया जाए तो इस स्थिति में जो कीमत में वृद्धि होती है वो खुली स्फीति या ओपन इन्फ्लेशन होता है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज माइल्ड इन्फ्लेशन। और ये जो इन्फ्लेशन होता है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता और ये कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नेसेसरी भी होता है। तो व्हाट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन? इफ द प्राइस इंक्रीज बाय 3% और लेस एनुअली देन सच इन्फ्लेशन इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जो प्राइस होता है वो 3% या उससे कम ही बढ़ना चाहिए। सच इन्फ्लेशन इज नॉट हार्मफुल टू इकोनॉमी। इन फैक्ट दिस एज पर फेडरल रिजर्व, यानी जो गवर्नमेंट रिजर्व करती है, as a 2% inflation rate is desirable. Next is walking inflation. In this case, the inflation rate falls between 3% to 10%. Such inflation can be harmful to economy. The economic growth of the country is too accelerated to sustain. So consumers started stocking goods fearing the price will rise further and this cause excess demand. जब लोग डर के मारे कि प्राइस आगे और प्राइस बढ़ जाएगा, कई लोगों को आपने देखा होगा कि स्टोर करने की आदत होती है तो वो जितने उनकी ज़रूरत होती है उससे कई गुना ज़्यादा प्रोडक्ट या जो गुड्स है उसको वो परचेस करके लाके स्टोर कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसा बहुत सारे लोग करने लगते हैं तो जो वो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड तो बढ़ जाती है लेकिन प्रोडक्ट का जो सप्लाई है वो अगर उतना ना हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रेट इंक्रीज होने लगता है एंड दिस कॉजेज एक्सेस डिमांड एंड द प्राइस इंक्रीज फर्दर। नेक्स्ट इज गैलपिंग इन्फ्लेशन, जैसे कुचाले भरना, ये कूद कूद के चलने वाला इन्फ्लेशन है। व्हेन क्रीपिंग एंड वॉकिंग इन्फ्लेशंस आर लेफ्ट अनचेक्ड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल राइज अबव 10%। 10% से अबव हो जाता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या था, 3% और लेस था। वॉकिंग इन्फ्लेशन में 3 to 10% था और गैलपिंग इन्फ्लेशन में अबव 10% है। This leads to the general instability of economy and the country as a whole. Next is hyperinflation. Next in the classification of inflation is hyperinflation. This when the inflation is completely out of control. Out of control हो जाता है inflation. No measures taken by monetary authorities can control the price. The rate of inflation can be 50% on the monthly basis. Stagnant inflation. It is a rare phenomena. Stagnant inflation is a rare phenomena where there is still an increase in price of commodities, but the economic growth has become stagnant. The cause economic instability due to the rise in unemployment, inflation and lack of economic growth. So let's see what are the
remedies for inflation. Inflation is generally controlled by the central bank or and government or central bank or government. The main policy used is monetary policy. And what is monetary policy? In monetary policy, changing द इंटरेस्ट रेट. कई बार आपने सुना होगा कि जो इंटरेस्ट रेट होता है, बैंक में पैसा सेव करना है, उसमें सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट होता है, या फिक्स डिपॉजिट जो होता है उस पर इंटरेस्ट रेट होता है. कई बार वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इंटरेस्ट रेट, और कई बार वो घट जाता है. तो ये सब किसके कारण होता है? ड्यू टू मॉनेटरी पॉलिसीज. हाउएवर इन थ्योरी देयर आर ए वेराइटी ऑफ टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन like monetary policy. First one is monetary policy. High interest rate reduce demand in economy. जब interest rate high हो जाते हैं तो वो reduce करते हैं demand को, leading to lower economic growth and lower inflation. Next one is control of money supply. Money supply पर control. Monetarists argue there is a close link between the मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, और उसकी कंट्रोलिंग से, मनी सप्लाई पर कंट्रोल करने से इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल हो सकता है. सप्लाई साइड पॉलिसीज टू इंक्रीज द competitiveness and efficiency of the economic, putting downward pressure on long term costs. Next is fiscal policy. A higher rate of income tax could reduce spending, demand and inflationary pressure. जब इनकम टैक्स हायर रेट पर होता है, इनकम टैक्स जो देना पड़ता है वो हायर रेट पर होता है, तो वो इसको इस मुद्रास्फीति पर वो अपना प्रेशर बना सकता है. वेजेस कंट्रोल. ट्राइंग टू कंट्रोल वेजेस कुड इट इज़ ए थ्योरी एक्चुअली, हेल्प टू रिड्यूस. ऐसा लोग सोचते हैं कि वेजेस पर कंट्रोल करेंगे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ेगा और मुद्रास्फीति पे कंट्रोल हो सकता है, पर ऐसा ये यूज़ में नहीं है, ये रेयरली यूज़ होता है. सप्लाई साइड पॉलिसीज. ऑफन इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय persistent uncompetitiveness and rising cost. Supply side policies may enable the economy to become more competitive and help to moderate inflationary pressure. For example, more flexible labor markets can help reduce inflationary pressure. Flexible labor market, जब लेबर बहुतायत में मिले तब. However, supply side policies can take a long time and can't deal with inflation caused by rising demand. So, thank you. This is enough for today.